जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां OROP 3 के बारे में, कुछ जानकारियां जुलाई से बढ़ने वाले DADR के बारे में, कुछ जानकारियां स्पर्श के पेंशनर के लिए, स्पर्श में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ जानकारियां फैमिली पेंशनर के बारे में, फैमिली पेंशन देने के बारे में, कुछ जानकारियां एक अमाउंट है 15 लाख उसके बारे में, जो लेटर निकला है। पेंशनर सोच रहे हैं कि शायद वो लेटर फेक है 15 लाख का, तो उसकी सच्चाई भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक दो जानकारियां और है वो भी मैं आपको आगे ही बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है पेंशनर का सवाल, क्या सच में 15 लाख रुपए मिल रहे हैं पूर्व सैनिकों को जिन्होंने 1965 या फिर 1971 की लड़ाई लड़ी है? जी हां दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा है कि आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप 1965 या फिर 1971 की लड़ाई लड़े हैं और अगर आपके पास पूर्वी मेडल है या फिर कोई दूसरा मेडल है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, पेंशनर इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, वो फॉर्म भरकर दे रहे हैं अपने जिला सैनिक बोर्ड को या फिर हेडक्वार्टर में। अभी सिर्फ एक ये प्रपोजल है, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भरा और कल ही आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, नहीं। अभी सिर्फ एक प्रपोजल चला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अभी प्रपोजल है, उसके बाद आपका डेटा वेरीफाई किया जाएगा, जांच पड़ताल होगी, तब कुछ आगे देखा जाएगा 15 लाख रुपए के बारे में। तो आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना होगा। आप कार्रवाई कर सकते हैं और काफी पेंशनर्स कर भी रहे हैं कार्रवाई जिन्होंने 1965 की या फिर 1971 की लड़ाई लड़ी है। जैसा कि एक फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट में अपना डाटा भरें और भेज दीजिए, फिर वो वेरीफाई होगा। फिर दोस्तों, जब ये प्रपोजल सही तरीके से पास हो जाएगा फिर दोस्तों सोचेंगे आपको 15 लाख रुपए देने की भारत सरकार के द्वारा। लेकिन अभी आप कार्रवाई कर सकते हैं और जो ये लेटर है एक रियल लेटर है, सही लेटर है। आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको बताया था। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिवोर्सी डॉटर को भी मिलेगी फैमिली पेंशन अगर डिवोर्स माता पिता के मरने के बाद भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं डिवोर्सी डॉटर पे कि हम आपको फैमिली पेंशन नहीं देंगे क्योंकि आपका डिवोर्स माता पिता के रहते नहीं हुआ, माता पिता के मरने के बाद हुआ है आपका डिवोर्स। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने इस पर एक जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जो उत्तराखंड में डिवोर्सी डॉटर है उनको भी फैमिली पेंशन मिलेगी अगर उनका डिवोर्स माता पिता के मरने के बाद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर माता पिता के मरने के बाद हुआ है डिवोर्स तब भी फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो इस बात को नहीं मानते, जैसे कि सिविल के डिपार्टमेंट है या फिर डिफेंस के डिपार्टमेंट है। वो डिवोर्सी डॉटर को जब तक फैमिली पेंशन नहीं देते जब तक कि उसका डिवोर्स माता पिता के रहते हुए ना हुआ। वो यही कहते हैं कि आपका डिवोर्स माता पिता के रहते हुए होना चाहिए, तब हम आपको फैमिली पेंशन देंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये रूल कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है, ये रूल बेकार साबित हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सी डिवोर्सी डॉटर हैं जिनका केस चल तो जाता है माता पिता के रहते हुए, लेकिन फाइनल तब होता है जब माता पिता की डेथ हो जाती है। लेकिन कई डिपार्टमेंट देते नहीं है फैमिली पेंशन तब भी। लेकिन अब ऐसा रूल खंडित होगा, अब नया रूल इस पर आएगा और कहा जाएगा कि डिवोर्सी डॉटर को फैमिली पेंशन तब भी दी जाए जब माता पिता एक्सपायर हो गए और उसके बाद उसका डिवोर्स हुआ है। तो दोस्तों, उत्तराखंड सरकार की ये अच्छी पहल है डिवोर्सी डॉटर के लिए कि उनको भी फैमिली पेंशन दी जाएगी अगर डिवोर्स माता पिता के मरने के बाद भी हुआ है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिन पेंशनर का डाटा अभी तक करेक्ट नहीं हुआ है और रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग में है, वो पेंशनर्स टोकन नंबर के साथ रिकॉर्ड ऑफिस को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। बहुत से पेंशनर हैं जिनका डाटा गलत है स्पर्श पे और उन्होंने रिक्वेस्ट डाल रखी है डेटा करेक्शन की, लेकिन अभी भी उनका जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग में है। अभी पेंडिंग ही वहां पे शो हो रहा है, अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ है और ना ही उनका डाटा करेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट डालते हैं तो उसके साथ टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, आपको एक टोकन नंबर मिल जाता है। और अगर आप देख पा रहे हैं काफी लंबे टाइम से आपका जो डाटा है वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है और पेंडिंग में ही है, तो दोस्तों आप वो टोकन नंबर लेके, वो नंबर लेके आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और रिकॉर्ड में सबमिट कर सकते हैं। रिकॉर्ड में आप एक एप्लीकेशन सबमिट करिए कि मैंने इस टाइम ये रिक्वेस्ट जनरेट करी थी अपना डेटा करेक्शन के लिए, लेकिन अभी भी वो पेंडिंग में है, मेरा डाटा करेक्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, रिकॉर्ड अपनी तरफ से वो कार्रवाई करेगा और स्पर्श को भेजेगा और फिर उसके बाद फिर आपका डाटा पेंडिंग में भी नहीं होगा और आपका डेटा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं जिनका डाटा अभी भी पेंडिंग में पड़ा है काफी महीनों से या फिर काफी सालों से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ।
फिर दोस्तों एक खबर दी है टाइम्स बुल ने। जैसा आपको पता है अमर उजाला हो गया या फिर जो टाइम्स बुल हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम हो गई, ये अच्छी खबर देते हैं, मतलब कोई फेक खबर नहीं देते हैं। लेकिन इस बार टाइम्स बुल ने एक खबर दी है जिसमें उन्होंने बताया कि जुलाई से आपका डीएडीआर 4% बढ़ेगा। 4% इन्होंने बताया कि जुलाई से आपका डीएडीआर होगा। वैसे दोस्तों मैं हैरत में हूं कि टाइम्स बुल ऐसी खबर कैसे छाप सकता है कि ये बता रहा है कि जुलाई से आपका डीएडीआर 54% होगा, 50 से वो 4% बढ़ेगा। दोस्तों हालांकि ये गलत खबर है, लेकिन फिर भी इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि ये आर्टिकल कौन छापता है और ऐसे बड़े अखबारों में लिखता है। जैसे कि दोस्तों कुछ दिन पहले अमर उजाला में भी ये लिखा था कि आपका डीएडीआर जुलाई से 5% बढ़ेगा, 50 से वो 55% हो जाएगा। हालांकि दोस्तों कोई शरारती तत्व होते हैं या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपना आर्टिकल लिख देते हैं और ऐसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूं कि जो ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं ये इसे अप्रूव क्यों करते हैं जो ऐसी फेक खबरें होती हैं। मेरा सवाल है इन न्यूज़पेपर से, चाहे वो अमर उजाला हो या फिर टाइम्स बुल हो या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, वो ऐसी खबर लेते ही क्यों हैं। और दोस्तों मैं एक बात जानता हूं कि जो भी ये आर्टिकल लिखता है ये कोई दूसरा बंदा आर्टिकल लिखता है और वो लिखकर इन बड़े बड़े न्यूज़पेपर में मेंशन कर देता है, वो भी अप्रूवल लेके इन बड़े बड़े अखबारों से। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ने के बाद हम भी कंफ्यूज होते हैं। हमें पता है कि जुलाई से डीएडीआर आपका 3% बढ़ेगा और सडनली हमें कोई ऐसी खबर मिलती है जिसमें बताया जाता है कि 3% नहीं वो 4% होगा या फिर 5% होगा। मतलब हम कुछ और न्यूज देख रहे हैं, साथ में कुछ ऐसी न्यूज भी आ जाती है। और आश्चर्य तब होता है कि जब टाइम्स बुल जैसा अखबार हमें यह बताता है कि जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 55% होगा, 54% होगा या फिर 4% होगा, 4% बढ़ेगा। दोस्तों ये कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। तो मैं आग्रह करता हूं इन न्यूज चैनल से कि जो भी आर्टिकल आप लिखते हैं वो सोच समझकर और सही लिखें ताकि देखने वाले कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी 3 में एवरेज की पॉलिसी का विरोध। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी 3 में जो एवरेज पॉलिसी यूज हो रही है उसका विरोध हो रहा है आईईएसएम की टीम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एएफटी में इसका केस दर्ज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी सुनवाई 25 अगस्त के बाद है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है ओआरओपी में एक फॉर्मूला एडॉप्ट है, अपनाया जा रहा है एवरेज। उसका खंडन किया है, उसका खंडन किया है तमाम संगठनों ने। संगठन चाहते हैं कि ओआरओपी में एवरेज ना यूज करके नोशनल मैक्सिमम यूज किया जाए या फिर कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाए ताकि आपकी पेंशन मैक्सिमम बढ़ सके। तो दोस्तों इसी पर एक कोर्ट केस है दिल्ली एएफटी में जिसकी सुनवाई 25 अगस्त के बाद होगी, जिसमें वकीलों द्वारा यह समझाया जाएगा कि ओआरओपी में आप एवरेज मत लीजिए। भारत सरकार ने गलती करी है ओआरओपी में एवरेज को यूज करके, उसकी जगह कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट हो और आपकी पेंशन अच्छी खासी बढ़ सके। लेकिन इसका असर ओआरओपी 3 पर नहीं पड़ेगा। अगर दिल्ली एएफटी से फैसला आ जाता है, अगर अच्छा फैसला आ जाता है तो इसका असर ओआरओपी 3 पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओआरओपी 3 आपको मिलेगी एवरेज के अनुसार, एवरेज के अनुसार ही मिलेगी आपको ओआरओपी 3। फिर भी देखेंगे कि इस केस का क्या होता है। हम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक एवरेज रहेगा आपको मैक्सिमम फायदा नहीं मिलेगा। फिर भी हम इस केस पर नजर बनाए रखेंगे जब इसकी सुनवाई होगी। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक मैंने आपको वेबसाइट बताई थी स्नो वेल्थ, इसके बारे में मैं आपको एक दो जानकारियां और दूंगा। दोस्तों इस साइट पे जाके आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप पैसा लगाएंगे, उसके हिसाब से आपको डबल करके उसका अर्न मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो उसका भी आपको बोनस मिलता है, और जैसे ही आप किसी को रेफर करते हैं या फिर किसी को आप बताते हैं तो दोस्तों सीधा आपके खाते में $50 आपको मिलते हैं, $50। और इसी से आप $10 का इन्वेस्ट कर सकते हैं, $20 का इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर चॉइस है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं इन प्रोडक्ट्स को लेने में। तो आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सीधा सा आपको $50 तो मिल जाएंगे। आपके अकाउंट में $50 यहां पे शो होने लगेगा जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में आप किसी को रेफर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको लॉस नहीं होता। कई ऐसे इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट है जो चल रही है जिसमें आपको लॉस होता है, लेकिन इस वेबसाइट में आपको लॉस नहीं होता अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं। काफी मैं पेंशनर्स को देख रहा हूं, कम से कम 6-7 पेंशनर ने इन्वेस्ट करा है इस वेबसाइट पे अपनी आईडी बनाकर, रजिस्ट्रेशन करके। तो आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, आप सही से इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अच्छा खासा अर्न प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप 7 दिन के लिए करें,
2 महीने के लिए करें, 1 साल के लिए करें, जैसे ही आपकी इच्छा है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, आप विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।